नमस्कार। स्वागत है आपका जागरण न्यू मीडिया के इस कार्यक्रम जागरण डायलॉग्स में। आज खास दिन है, महिला दिवस है और हम अपनी तरफ से सबको महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। जागरण डायलॉग्स कार्यक्रम में हम उन मुद्दों पर विशेषज्ञों के साथ चर्चा करते हैं जिनका सीधा संबंध आपके जीवन से है, चाहे वह आर्थिक सेहत का मामला हो या स्वास्थ्य से जुड़ा मसला हो या फिर आपके जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाली गलत सूचनाएं हो। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे सपनों के घर की खरीदारी में होम लोन को कैसे हम फायदे का सौदा बना सकते हैं। हमारे साथ आज दो खास मेहमान हैं, ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के सीईओ पंकज मटपाल जी और टैक्स एवं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बलवंत जैन जी। नमस्कार, मैं हूं अभिनव गुप्ता और आज हमारे साथ बलवंत जी और पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। पंकज जी, पहला सवाल मेरा आपसे है। होम लोन की जब हम बात करते हैं तो किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए? किस तरह के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कितनी सैलरी, कितनी आमदनी इंसान की होनी चाहिए जिसके लिए वो होम लोन अप्लाई कर सके? देखिए, पहली बात यह है कि एक तो आपकी आमदनी इतनी होनी चाहिए कि आप लोन को रीपे कर सकें। तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक किसी भी बोरोवर को लोन देने से पहले यही देखता है कि वो व्यक्ति लोन रीपे करने में कितना सक्षम है। अगर सैलरी इंडिविजुअल है तो डेफिनेटली आपकी सैलरी स्लिप्स, आपके आईटीआर डॉक्यूमेंट्स, आपके फॉर्म 16, मतलब किसी भी तरह से आपको एस्टेब्लिश करना है कि आपकी इनकम है, आप रीपे कर सकते हैं। सैलरीड के केस में यूजुअली 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, 3 महीने की सैलरी स्लिप, प्रीवियस ईयर का आईटीआर, उससे काम चल जाता है। फॉर्म 16 से काम चल जाता है। बट अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो उस केस में फिर आपको मिनिमम 3 इयर्स का आईटीआर, आपकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सभी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, ये एस्टेब्लिश करने के लिए कि आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बात, अपने जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो बहुत जरूरी है। आपको ये साबित करने के लिए कि आप का आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह से जो डॉक्यूमेंट्स हैं, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, वो मैंडेटरी हैं, वो आपको देने होंगे। जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि आप हाउसिंग लोन की बात कर रहे हैं, तो आप या तो फ्लैट खरीद रहे हैं या फिर आप हो सकता है कि कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी, कोई घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो उस केस में ये भी जरूरी है कि अगर वो फ्लैट है तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल वेरीफाई होंगे, वो प्रॉपरली होंगे। ऐसा भी होता है कि आप कई बार लोन सैंक्शन करवा लेते हैं, जबकि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आइडेंटिफाई नहीं होती है। आप अपनी एलिजिबिलिटी के बेस पर, अपनी इनकम के बेस पर लोन सैंक्शन करवा लेते हैं, लेकिन वो डिसबर्स तभी होगा जब वो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हो जाएगी, फिर वो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और वो प्रॉपर्टी जो है उसका टाइटल क्लियर हो, वो प्रॉपर्टी रहने लायक हो, वो बैंक से वेरीफाइड हो, उसके बाद में बैंक उसके ऊपर लोन ग्रांट करेगा। तो बेसिकली एक आपके आईडी प्रूफ्स हैं, दूसरे आपके इनकम प्रूफ्स हैं, और तीसरी चीज जो है वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं जो बराबर होने चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स के बेस पर आपका लोन आपको मिलता है। जब हम होम लोन की बात करते हैं तो डाउन पेमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बहुत सारे लोग हैं जो डाउन पेमेंट नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। अगर मैं 50 लाख का कोई होम लोन लेने की सोच रहा हूं, तो अगर मैं 8 से 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट देना चाहता हूं, इसके लिए क्या प्रोविजन है? इसके लिए क्या हेल्प मिल सकती है? देखिए, अक्सर बैंक ये देखते हैं कि आपका जो इनकम है उसका 50% तो यूजुअली आप अपने खर्च के लिए यूज करेंगे। जो उसका 50% है जी। उतना ही अमाउंट आपकी ईएमआई में जाना चाहिए। अब टाइम टाइम पर डिपेंड करता जी। है, जिस वक्त पर लोन के इंटरेस्ट रेट कम हो रहे होते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे मैं आज की बात करूं, आज लगभग 6.97% पर होम लोन अवेलेबल है। अगर आपका अच्छा सिविल स्कोर है, आपका प्रोफाइल अच्छा है, तो 6.8 से लेकर भी स्टार्ट होते हैं। तो अगर 7% की बात करूं और 20 इयर्स का लोन हो, तो 1 लाख पर जो ईएमआई आती है लगभग 775 रुपीज के आसपास आएगी। तो अगर 775 रुपीज की 1 लाख पर आ रही है, तो आप हिसाब लगा लीजिए कि आपकी अगर सैलरी, मान लीजिए मैं छोटी सी बात करता हूँ, किसी की सैलरी 40,000 रुपए की है, तो 20,000 की ईएमआई पे कर सकता है, ऐसा माना जा सकता है। और 20,000 की ईएमआई पे कर सकता है, तो 1 लाख पर अगर 775 आ रही है, तो आप 20,000 को डिवाइड कर दीजिए 775 से, आपको लगभग एलिजिबिलिटी मालूम चल जाएगी। अब उसके ऊपर फिर कैसे और बढ़ा सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, बहुत सारी बातें हम
इस पर डिस्कस कर सकते हैं, बट मैंने एक जनरल अनुमान बताया कि आपकी जो मंथली इनकम है उसका 50% ईएमआई के तौर पर कंसिडर किया जा सकता है। पंकज सर, मेरा सवाल है, आपने 50% की बात की है, सैलरी की 50% की, आमदनी की 50% की। लोगों में थोड़ा एक कंफ्यूजन होगा कि यार 50% होम लोन के लिए अलग से है या कुल मिला के जो ईएमआई है आपकी सैलरी की, आमदनी की, वो 50% होनी चाहिए? नहीं, मैंने जनरल एक फॉर्मूला बताया आपको जो यूजुअली बैंक, और बैंक्स के भी अपने अपने अलग तरीके होते हैं, पर इन जनरल बहुत बेसिक मैंने ऐसे बताया कि मान लीजिए आपकी नेट सैलरी जो है 40,000 रुपए है महीने की, होम लोन के अलग से नहीं, कोई भी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपके सीटीसी का एक पार्ट बोल रहा हूँ कि 40,000 रुपए सैलरी है, उसमें से 20,000 रुपया ऐसा माना जा सकता है कि वो ईएमआई में दिया जा सकता है। तो बैंक ये देखेगा कि 20,000 रुपए की ईएमआई चुकाने पर इनको कितना लोन दिया जा सकता है। अब उसके आगे बहुत सारी बातें होती हैं। उस अगर आपने कोई और लोन लिया हुआ है, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो, पर्सनल लोन हो, तो आप उसकी भी ईएमआई भर रहे हैं, तो उस केस में डेफिनेटली आपकी कैपेसिटी और कम हो जाएगी। आप 20%, मैं 50% की बात कर रहा था, जो 20,000 आ रहा था, बट आप ऑलरेडी लोन रीपे कर रहे हैं, वो भी कंसिडर होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, लेकिन मैं एक बेसिक अनुमान बता रहा था कि आप कैसे हिसाब लगा सकते हैं कि अगर कोई भी लोन आपके ऊपर नहीं है, आपकी 40,000 की सैलरी है, 20,000 की ईएमआई भरते हैं, तो आपको 25 लाख का लोन आप मान के चलिए लगभग मिल जाएगा। मेरा सवाल बलवंत जैन सर से है। सर, एक अकेला व्यक्ति कमाने वाला लोन ले रहा हो, और दूसरा कि उसके साथ उसके माता पिता या उनकी जो कमाऊ पत्नी है वो साथ मिलकर लोन लेते हैं, तो इंडिविजुअली लोन लेने में और ज्वाइंट होम लोन लेने में, दोनों में किसको कितना फायदा है? मेरा ये प्रश्न जैन सर से। हाँ, देखिए मनीष जी, एक बढ़िया प्रश्न। जॉइंट लोन लेने से दो फायदे हैं। एक तो दो व्यक्तियों की आय ऐड हो जाती है, तो उस हिसाब से जैसे पंकज जी ने बताया कि आपकी इनकम बेस्ड एलिजिबिलिटी होती है, तो अगर डबल इनकम हो गई तो आप, और अगर इक्वल है तो आपकी एलिजिबिलिटी डबल हो जाएगी। इसके अलावा जो अगर आपने जॉइंट लोन लिया है और अगर आप जॉइंट बोरोवर भी है, और अगर आप दोनों जॉइंट लोन जो लिया है उसको सर्विस कर रहे हैं, तो आप दोनों जो होम लोन के जो बेनिफिट है, वो जो प्रिंसिपल रीपेमेंट का एटीसी का और जो इंटरेस्ट पेमेंट का वो 24B का अपने अपने हिस्से का ले सकते हैं। अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो यह जो लिमिट है वो कुल मिलाकर 2 प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकते हैं, और दोनों प्रॉपर्टी पे मिला के आप 2 लाख रुपए तक का ब्याज का क्लेम कर सकते हैं। और अगर वो किराए पर दी गई है प्रॉपर्टी, तो जितना किराया आता है उस पे से 30% घटाने के बाद पे जो रेंट आता है, उसमें से जो भी आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं पूरा का पूरा एक बार को आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कंप्यूट होती है और उसमें अगर लॉस 2 लाख से ज्यादा आता है, तो उस एक साल में आपको सिर्फ 2 लाख रुपए का लॉस ही आपको दूसरी इनकम के सामने सेटअप करने को मिलेगा, और बाकी का जो अनएब्जॉर्ब लॉस है, जो अगर 2 लाख से ज्यादा का लॉस हाउस प्रॉपर्टी हेड में, वो अगले 8 साल में कैरी फॉरवर्ड होता है। पब्लिक को वैसे डाउट है कि नहीं नहीं, होम लोन के लिए इंटरेस्ट का लिमिट 2 लाख है, वो सही नहीं है, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है। पंकज जी, मेरा अगला सवाल यह है कि सपोज किसी ने होम लोन लिया और किसी रीजन से उसकी, अगर उसकी नौकरी चली गई, या वो अगर कोई ईएमआई, एक या दो ईएमआई ना दे पा रहा हो, या उसका ईसीएस बाउंस कर जाता है, इस केस में क्या होगा? क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, प्लीज बताइए। तो देखिए, एक दो अगर आपके पेमेंट नहीं हो पाते हैं तो डेफिनेटली वो ऐड होगा और बैंक उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट चार्ज करके और आपसे आगे उसको चार्ज कर लेगा। लेकिन अगर ये बहुत लंबे समय तक ऐसा होता है तो डेफिनेटली फिर नोटिस भेजा जाएगा, क्योंकि जो प्रॉपर्टी को आप मॉर्गेज करते हैं, बेसिकली आप टाइटल मॉर्गेज करते हैं उसका, तो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो बैंक को ट्रांसफर नहीं हो सकती, या उनको मॉर्गेज नहीं किया, टाइटल मॉर्गेज किया हुआ है, तो कोर्ट से ऑर्डर लाना होगा। वो लंबा प्रोसीजर है और उसके लिए इतनी जल्दी नहीं कि 2-3 ईएमआई अगर किसी वजह से बाउंस हो जाती हैं या फिर आप नहीं दे पाते हैं, तो उस केस में एकदम से आपका घर बैंक उसके ऊपर कब्जा करेगा। लेकिन हाँ, अगर आप बिल्कुल डिफॉल्टर हैं, आप लोन नहीं देना चाह रहे हैं, लंबा वक्त हो जाता है, तो उसको डेफिनेटली एनपीए कंसिडर करके और फिर बैंक अपनी कार्रवाई शुरू करेगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि
ऐसा हो सकता है, मैं थोड़ा सा और आगे बताता हूँ, कि आपने लोन लिया है और कुछ समय से आप पे कर रहे हैं, उसके बाद में आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ गई, लेकिन किसी वजह से आप ईएमआई उतना नहीं पे कर पा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप बैंक को रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपकी ईएमआई को रिस्ट्रक्चर कर दे। अगर जो ईएमआई स्टार्टिंग में डिसाइड हुई थी उतनी ईएमआई भरने में आपको दिक्कत आ रही है, और लोन का मान लीजिए आपने 20 साल का लोन लिया हुआ था, आप एलिजिबल हैं 25 साल के लोन के लिए, तो अगर आप टेन्योर बढ़ा देंगे तो आपकी ईएमआई कम हो जाएगी, ये एक ऑप्शन हो सकता है। तो इस तरह से आप कुछ रिस्ट्रक्चर करवा सकते हैं जिससे आपकी ईएमआई थोड़ी कम हो जाए, आपको उसका बर्डन ना मिले। दूसरी बात एक और हो सकती है, अगर किसी की जॉब चली जाती है, आप बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ईएमआई हॉलीडे के लिए, बैंक आपकी रिक्वेस्ट, ये बैंक के ऊपर है, वो आपकी रिक्वेस्ट, आपका प्रोफाइल देखते हुए अगर आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री अच्छी है तो आपको उस टाइम के लिए, जैसे हमने देखा था इस लॉकडाउन में, वो तो आरबीआई की गाइडलाइन थी कि मॉरेटोरियम का बेनिफिट दिया गया, बट अदरवाइज भी अपने पर्सनल रिलेशन पर आपके हिस्ट्री को देखते हुए बैंक से रिक्वेस्ट की जा सकती है कि थोड़े टाइम के लिए आपको ईएमआई हॉलीडे दे दिया जाए। बलवंत जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। जब हम होम लोन की बात करते हैं तो डाउन पेमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बहुत सारे लोग हैं जो डाउन पेमेंट नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। अगर मैं 50 लाख का कोई होम लोन लेने की सोच रहा हूं, तो अगर मैं 8 से 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट देना चाहता हूं, इसके लिए क्या प्रोविजन है, इसके लिए क्या हेल्प मिल सकती है? देखिए, ऐसा है कि जो 75 लाख रुपए तक जो है वो बैंक आपको 30 लाख रुपए तक 90% तक लोन देती है और उसके ऊपर 75% देती है। बाकी का आपको डाउन पेमेंट है वो अपने सोर्स से अरेंज करना पड़ता है। आप जो डाउन पेमेंट करने के लिए आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है वो यूज कर सकते हैं। आप आपके प्राइवेट सोर्सेज से बोरो कर सकते हैं, मतलब आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं उनसे बोरो करने में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। जो पंकज जी ने जो एलिजिबिलिटी बताई है वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लैंड करते हैं उनका पैमाना है। पर तो जैसे मैंने बताया कि आपका अगर मार्जिन मनी का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप दूसरे कोई भी सोर्स से पैसा ले सकते हैं। जी जी जी, मनीष जी। मेरा सवाल बलवंत सर से है। सर, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और बैंक, इन दोनों में से किससे लोन लेना ज्यादा बेहतर होता है? हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं और हम उनके फायदे की ही बात करते हैं जागरण डायलॉग्स कार्यक्रम में। तो आप बताएं, बैंक या एचएफसी? क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे होते हैं जहां बैंक तो फाइनेंस नहीं करते, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज तमाम तरह की जो है वो फाइनेंस कर रही होती हैं। तो ऐसा क्यों है और हमको क्या प्रीफर करना चाहिए? आज प्रश्न का आधा जवाब तो मनीष जी आपने ही दे दिया है कि भाई अगर जैसे आपको बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा है, बरोबर है, बैंक आपकी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करता है, तो आपका चांस है कि आपकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है वो एंटरटेन कर दे। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी चूंकि रेट ज्यादा चार्ज करती है तो वो थोड़ी ज्यादा रिस्क लेने की पोजीशन में है। परंतु अगर आपका प्रोफाइल अगर 24 कैरेट का है तो आपको बैंक से ही होम लोन लेना चाहिए, क्योंकि बैंक थोड़ी बेटर रेगुलेटेड है, आरबीआई बराबर रेगुलेट करती है। और अभी जैसे थर्ड पार्टी जो बेंचमार्क लैंडिंग रेट है तो वो क्या है, हर 3 महीने में, शुरू के 1 साल में आपकी फिक्स रहेगी, बाकी हर 3 महीने में अगर फ्लोटिंग पर लिया है तो आपकी रेट रिवाइज हो जाती है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है वो इतना फ्रिक्वेंटली आपकी रेट रिवाइज नहीं करती है। तो जब इंटरेस्ट की रेट बढ़ जाती है तब तो सब लोग बढ़ा देते हैं, परंतु पिछले 2-4 साल में आप देख रहे हैं कि अब ये होम लोन की रेट बैंक की जल्दी कम हो गई, परंतु जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है वो जल्दी कम करती नहीं। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जानती है कि मेरे पास से जिसने लोन लिया है वो दूसरी जगह कहीं जाएगा तो उसको लोन मिलेगा नहीं। तो जैसे मैंने बताया कंक्लूड करने के लिए कि अगर आपके पास आपका प्रोफाइल अच्छा है तो आपको बैंक से ही लोन लेना चाहिए। सर, एक सवाल मेरा और था। आमतौर पर डाउन पेमेंट करने के लिए या जब घर की खरीदारी के लिए हमारे पास रकम कम पड़ती है तो हम अपने रिश्तेदारों से कर्ज लेते हैं। उस कर्ज को अगर जब हम ये दिखाएं कि हमने उनसे लोन लिया है और वो डॉक्यूमेंटेड हो, तो क्या टैक्स बेनिफिट अवेल किया जा सकता है उस पर? हाँ, देखिए मनीष जी, ऐसा है कि
होम लोन के लिए 3 प्रकार के टैक्स बेनिफिट है। एक एटीसी का है, वो प्रिंसिपल रीपेमेंट का है, वो हाउसिंग प्रॉपर्टी के लिए ही है, और आपने कोई इंस्टीट्यूशन से खरीदा है तो रिलेटिव से लोन लिया है, उसका रीपेमेंट पे कोई भी आपको रीपेमेंट का बेनिफिट नहीं मिलता है। दूसरा जो 24B का जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए ले सकते हैं, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, रिलेटिव से ले सकते हैं, जो इंटरेस्ट पेमेंट करते किया है। और अगर आपका वो यूसेज एस्टैब्लिश हो जाता है, मतलब जैसे बैंक स्टेटमेंट में आपका रिलेटिव से जो पेमेंट आया वही पेमेंट आपका घर खरीदने के लिए यूज हो गया है, और अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आपको रिलेटिव से या फ्रेंड से एक सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा, तो आप 24B का इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। तीसरा एक जो बेनिफिट है वो 80EEA का मिलता है। नया प्रॉपर्टी खरीदा और 45 लाख से कम का स्टैम्प वैल्यूएशन हो और आपके पास दूसरा और कोई घर नहीं हो, परंतु उसके लिए आपका जो होम लोन है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही सैंक्शन किया हुआ होना चाहिए। तो जब मैंने बताया कि अगर आप फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से लोन लेते हैं तो उसको उसका ब्याज का जो भुगतान करते हैं वो आपको 24B में ही बेनिफिट मिलेगा। और वो जरूरी नहीं, आप तो जैसे मार्जिन मनी की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं अगर आप रिपेयर कराने के लिए अगर भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव से पैसा बोरो करते हैं और यूसेज एस्टेब्लिश कर सकते हैं तो वो आपको सेक्शन 24B में क्लेम कर सकते हैं। पंकज जी, एक टर्म है होम एक्सटेंशन लोन, क्या होता है ये, और होम लोन से ज्यादा होती हैं इसमें दरें या क्यों होती हैं, प्लीज इसके बारे में बताइए। होम एक्सटेंशन या होम रिनोवेशन एक ही बात हो गई। तो आप मतलब उसके ऊपर टॉप अप लोन ले रहे हैं, पहले लोन लिया हुआ है, आप आगे घर और बनाना चाहते हैं, उसके लोन ले रहे हैं, और जब तक कि वो अगर नया ही एक तरह से प्रॉपर्टी है तब तो आप उसको बेसिक लोन में कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज वो टॉप अप रिनोवेशन लोन उसको कहिए। और जहां तक सवाल है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, यस, जब भी आप पहले से किसी प्रॉपर्टी पर लोन होता है और फिर उसके बाद एडिशनल लोन लेते हैं तो बैंक अक्सर उसके पर थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करते हैं। अब लेकिन इसका भी एक बात और क्लैरिटी दे दूं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट असल वेरी करते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से दूसरे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में, और या फिर एक ही बैंक में एक पर्सन के लिए, एक बोरोवर के लिए लोन रेट अलग होता है, दूसरे बोरोवर के लिए रेट ऑफ लोन दूसरा हो सकता है। बहुत सारे कारणों से उसके रीपेमेंट हिस्ट्री या फिर सिविल स्कोर, या फिर कई बार जैसे फीमेल बोरोवर है तो उसमें थोड़ा डिस्काउंट होता है तो इस हिसाब से कम हो सकता है। लेकिन अगर सेम कैटेगरी की हम बात करें, सेम सारे क्राइटेरिया हो, तो उस केस में अक्सर जो बेसिक लोन होता है वो थोड़ा सा कम होता है, और जब हम उसके ऊपर टॉप अप या एक्सटेंशन का लोन लेते हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.20 या 0.10% एक्स्ट्रा रहता है। बलवंत जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, अगर किसी ने माता पिता के नाम पे उसकी प्रॉपर्टी है और वो अपना घर रेनोवेट कराना चाहता है तो उसे किस तरह से लोन मिल सकता है, होम रेनोवेशन लोन मिल सकता है, वो क्या कर सकता है वो? देखिए ऐसा है अभिनव जी कि लोन उसी को मिलेगा जिसके नाम से प्रॉपर्टी है। अब जैसे प्रॉपर्टी माता पिता के नाम से है तो माता पिता को आप एज ए को बोरोवर ज्वाइन करवा सकते हैं अपनी लोन एप्लीकेशन में, तो आपको वो जो होम रिनोवेशन है लोन तो मिल जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि आप जो 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 लोन की सर्विसिंग है वो आपके रीडर ही करने वाले हैं, पेरेंट्स शायद नहीं करेंगे। तो चूंकि आप घर के मालिक नहीं है तो भले ही आप लोन को सर्विस कर रहे हैं, उस लोन पे जो इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे उसका टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। जी जी मनीष जी। सर, हमारे एक दर्शक हैं दलवीर यादव, उन्होंने कहा कि यदि कोई प्लॉट खरीदकर तुरंत घर बनाना चाहता है तो होम लोन का क्या प्रोसेस है? देखिए ऐसा है कि आप प्लॉट लेके अगर आप लोन घर बनवाना चाहते हैं तो आप इस बैंक को अप्रोच कर सकते हैं, उसको कंपोजिट लोन बोलते हैं, जिसमें बैंक आपको प्रॉपर्टी जो प्लॉट की कॉस्ट है उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है उस पर भी जो लोन सैंक्शन करती है। जो क्राइटेरिया वगैरह रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह वही है, परंतु जो पेमेंट है आपका वो आपका जैसे जिस स्टेजेस जो प्रोग्रेस है आपके कंस्ट्रक्शन की उसके लिए आपको सिविल इंजीनियर वगैरह से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और वो सर्टिफिकेट आपको बैंक को सबमिट करना पड़ेगा। हो सकता है बैंक अपना रिप्रेजेंटेटिव इंजीनियर वगैरह भी साइट वेरिफिकेशन के लिए भेजे,
कि भाई आप जो जितना परसेंटेज कंप्लीशन बता रहे हैं उतना परसेंट कंप्लीशन हो गया या नहीं हो गया है, उसके बेसिस पे स्टेजेस पे ये पैसा आपको मिलेगा। परंतु एक बात मनीष जी ध्यान रखने की है कि बैंक अपना फूटी कौड़ी भी नहीं देगा जब तक आपने अपना कंट्रीब्यूशन जो मार्जिन है वो पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया है। तो आपका जो मार्जिन मनी है सपोज 25%, तो आपको 25% पूरा का पूरा भुगतान करना पड़ेगा और उसके बाद में बैंक अपना जो हिस्सा है वो स्टेजेस में डिस्बर्स करेंगे। मेरा अगला प्रश्न जो है पंकज सर से है। पंकज सर, एक बात बताएं कि एक तो महानगरों में फ्लैट में लोग रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, गांव में ज्यादातर लोग घर बनाते हैं, ठीक है। अब फ्लैट की बात अगर जब हम करें तो बैंक लोन दे रहे होते हैं और हम ये मानते हैं कि चलो भैया बैंक लोन दे रहा है तो ये प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल सेफ है। लेकिन कई ऐसे मामले सामने आए हैं कि बैंक से लोगों ने लोन लिया और वो प्रोजेक्ट आज 12 साल 14 साल हो गए, पूरा नहीं हुआ, बैंकों की ईएमआई लोग चुकाते जा रहे हैं। तो ऐसे में हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं सर कि जब हम घर की खरीदारी करते हैं तो ऐसे में हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि घर भी मतलब मिल जाए और इस तरीके से पैसे भी ना डूबे, कम से कम कानूनी पचड़ों में ना पड़ना पड़े। बिल्कुल सही बात है मनीष जी। देखिए अगर हम फ्लैट की बात करें तो बैंक डेफिनेटली जब लोन देता है उस वक्त तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता ही है। बट बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जहां पर स्टार्टिंग में शायद उसका टाइटल क्लियर था, सब कुछ क्लियर था, जो उनका रिपोर्ट थी वो सब बराबर थी, लेकिन बाद में किसी कारणवश वो जो डेवलपर्स थे, बिल्डर्स थे, वो काम को पूरा नहीं कर पाए। और ऐसे में यही होता है। इसके लिए जैसा अभी बलवंत जी बहुत बारीकी से समझा रहे थे कि बैंक हमेशा जब लोन देते हैं तो जिस स्टेज में कंस्ट्रक्शन होता है, चाहे खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हो या फिर अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी ले रहे हो, दोनों ही केस में बैंक जरूर देखेगा कि जिस स्टेज में कंस्ट्रक्शन पहुंचा है उतना ही वो डिसबर्स करेगा। भले ही आपका सैंक्शन 1 करोड़ का हो गया, आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है और लोन 1 करोड़ का सैंक्शन हो गया है, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन में स्लैब वाइज पेमेंट होता जाएगा। और जैसे ही बिल्डर ने काम बंद कर दिया, बैंक भी आगे का पेमेंट देना बंद कर देगा। बट यहाँ पर होता क्या है, लॉस जो है नेट वो बोरोवर को होगा, क्योंकि उसका पहले का पैसा जा चुका है, उसके ऊपर ईएमआई भी चल रही है, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है और घर भी बनके नहीं मिल रहा है। तो देखना ही चाहिए। पहली तो मेरी सलाह ये होगी कि अगर हम बात कर रहे हैं कि अपना खुद का फ्लैट लेना है तो जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी हो आप उसमें जाएं, अंडर कंस्ट्रक्शन को अवॉइड करें तो वो बेहतर है। स्पेशली हमने इतना एक्सपीरियंस देख लिया उसको देखने के बाद। बट हर वक्त ये शायद पॉसिबल ना हो कि आप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का वेट करें। तो फिर दूसरी बात ये है कि जो बिल्डर है वो रेप्यूटेड हो, वो बहुत जरूरी है कि रेप्यूटेड बिल्डर हो। तीसरी बात डॉक्यूमेंट्स की जहां तक सवाल है तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो टाइटल डीड हो या फिर वो जो उसका सीसी बोलते हैं, सो सीसी है, ओसी तो बाद में आएगा जब प्रॉपर्टी पूरी ऑक्यूपाई करने के लिए रेडी होगी तब ओसी मिलेगा। लेकिन कमेंसमेंट सर्टिफिकेट जो होता है वो स्टार्टिंग में मिल जाता है। और कई बार बिल्डर्स ऐसा भी करते हैं कि पार्शियल मिला होता है। मान लीजिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, कुछ ही फ्लोर्स के लिए आपको सीसी मिला हुआ है, लेकिन बिल्डर कई बार ऐसा कर लेते हैं। हालांकि अब तो खैर रेरा में आप अगर देखेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाते हैं, बट ऐसा भी कई बार हो जाता है कि आपका जो सीसी है, जो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है, वो कुछ ही लिमिटेड फ्लोर्स के लिए है और उसके आगे का काम चल रहा है और बुकिंग ली जा रही है उसके लिए। तो वो सब ना हो, आप उसको चेक कर लें कि जिन फ्लोर्स के लिए सीसी मिला हुआ है क्या उसी में आपको बुकिंग दी जा रही है कि उसके बियॉन्ड दी जा रही है। फिर वो अगर हम बात करें कुछ लैंड्स में दिखना होगा आपको कि वो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है कि नहीं है, एनए उसका क्लियर है कि नहीं है, तो टाइटल क्लियर, ये सब बातें आप हो सके तो किसी प्रोफेशनल को भी दिखाकर इन बातों को क्लियर कर ले कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो टाइटल क्लियर है और वो प्रॉपर्टी जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए परमिटेड है और जितने फ्लोर का परमिशन मिली हुई है, जितनी एफएसआई मिली हुई है उस पर उसी हिसाब से बिल्डर बना रहा है। इन बातों को ध्यान रखें। कई बार एक बात और बताता हूँ, बहुत सारे बिल्डर आपको सबवेंशन स्कीम देते हैं जहां पर बोलते हैं कि आपको स्टार्टिंग में सिर्फ 10% देना है, बाकी आपको पूरा पेमेंट जो है फिट आउट पर देना है, बीच में आपको कोई पेमेंट नहीं करना है।
पर एक ध्यान रखिए कि अगर एक टाइम से ज्यादा डिले होता है, जो भी टाइम दिया हुआ है, तो बैंक नहीं रुकेगा, बैंक आपसे ईएमआई चार्ज करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो सबवेंशन एक लिमिटेड टाइम का होता है। तो उस पीरियड में अगर घर रेडी नहीं होगा तो फिर उसमें आपकी ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, बिल्डर आपको कुछ भी बोल रहा है, आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी अगर बैंक उसको फाइनेंस कर रहा है तो वो बर्डन आप ही के ऊपर है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है। तो हमेशा टाइटल क्लियर देखिए। आप लैंड की बात पूछ रहे थे, थोड़ा सा लंबा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जानबूझकर कि दर्शकों को समझ में आए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि प्रॉपर्टी एक प्लॉट मिल रहा है लेकिन कोई बैंक उस पर लोन नहीं दे रहा। मैंने बोला क्यों नहीं दे रहा है, तो बोलते नहीं टाइटल उसका क्लियर नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है मेरी, और हम इस पे पर्सनल लोन ले लें क्या? हम पर्सनल लोन ले लेते हैं और हमारा इस पे हम प्रॉपर्टी ले लेते हैं। मेरी सलाह ऐसे दर्शकों को, ऐसे लोगों को बिल्कुल ये रहेगी, अगर बैंक उसके ऊपर लोन नहीं दे रहा है, मतलब बैंक को उसके ऊपर रिस्क दिखाई दे रहा है। पर्सनल लोन में आपको बताना नहीं होता है कि किस काम के लिए लोन ले रहे हैं, लोन तो मिल जाएगा, प्लॉट भी आप खरीद लेंगे, बट इतना बड़ा रिस्क आप क्यों बेयर कर रहे हैं? आप वैसा ना करें। यहाँ पर मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, जैसा आपने कहा कि अगर कोई प्रॉपर्टी आप खरीदने जाते हैं तो भले ही बैंक उस पर लोन दे रहा हो, बिल्डर रेपुटेड हो, लेकिन प्रॉपर्टी की सारी तहकीकात आप अपने हिसाब से जरूर कर लें, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। अभिनव जी। जी, मेरे पास 2 सवाल आए हैं। मैं पहला बलवंत जी से और दूसरा पंकज से पूछूंगा। पहला पंकज जी आपसे है कि 5 साल की ईएमआई अगर किसी की बची है तो उसको किस चीज पे फोकस करना चाहिए? उसको प्रिंसिपल अमाउंट क्लियर करना चाहिए या ईएमआई के साथ कंटिन्यू करना चाहिए? अगर आपका लोन का जो पीरियड है और आपको ये देखना है क्या फोकस करें, ये पूछना चाह रहे हैं कि उसका ईएमआई ही भरे या ज्यादा भर दे। देखिए किसी भी केस में अगर आपकी कैपेसिटी है पे करने की, तो मेरी सलाह यही होगी कि आप अपनी ईएमआई जितनी पे कर सकते हैं उससे ज्यादा पे करें। आप लोन जल्दी पूरा करेंगे, फायदा आपका ज्यादा होगा। तो ये किसी भी केस में, चाहे वो 5 साल हो या 20 साल हो, सलाह यही होगी कि अगर आप रीपे कर सकते हैं तो आप ज्यादा प्रिंसिपल पे करके अपने लोन को जल्दी पूरा कर लीजिए। एक बात और ऐड करूंगा, लेकिन जैसे आजकल का वक्त है, आजकल रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी नीचे आ गए हैं, क्योंकि अगर आप फ्लोटिंग रेट में हैं तो आपका बेसिक रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम हो गया होगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वक्त पर, इन जनरल तो मैंने बताया कि हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि रिपेमेंट ज्यादा करें ताकि लोन जल्दी पूरा हो जाए, बट स्पेशली इस वक्त पर जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम चल रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि मुझे कहीं पर गारंटीड 9% रिटर्न मिल रहा है और मुझे इंटरेस्ट जो पे करना पड़ रहा है सिर्फ 6.80% करना पड़ रहा है, तो ऐसे में प्रिंसिपल रीपे करने की बजाय आप अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट करके उसके ऊपर थोड़े अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। तो जो लोग समझते हैं मार्केट को, जिनको नॉलेज है फाइनेंशियल सेक्टर्स के बारे में और चीजों के बारे में, वो टाइम टाइम पर इन चीजों का बेनिफिट ले सकते हैं जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में बहुत कम हो और इन्वेस्टमेंट पर आपके पास अपॉर्चुनिटी हो, क्योंकि एफडी पर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ही हो जाएगा अगर लोन पे कम है, पर उसके अलावा कहीं अपॉर्चुनिटी है तो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। पर इन जनरल मेरी सलाह हमेशा ये होती है कि लोगों को डेट फ्री रहना चाहिए, लोन जितना कम हो अपने ऊपर उतना अच्छा है, तो जब पैसा हो तब तक उसको आप रीपे करते जाए। पंकज सर, एक बात बताएं कि अगर हम घर खरीदते हैं, किसी ने घर खरीदा और बाद में समय पर उसको घर नहीं मिल पाया या किसी और तरह की दिक्कत आ गई, तो हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं? हम कहाँ उनके खिलाफ, बिल्डर के खिलाफ, या कहाँ हम अपनी शिकायत कर सकते हैं, कहाँ फरियाद कर सकते हैं इसकी? तो अच्छी बात तो ये है कि आज रेरा है, तो ये अपना रियल एस्टेट का अलग कानून बन गया है। आप रेरा में अपनी कंप्लेंट दीजिए और रेरा में सुनवाई भी होती है, और अगर जेन्युइन है तो डेफिनेटली जो भी कंज्यूमर है उसको इसका फायदा मिलता है। और बिल्डर के ऊपर डेफिनेटली, मतलब स्पेशली अगर देखिए प्रॉपर्टी बीच में रुक गई है, काम ही नहीं हो रहा है, तो वो तो फिर जब काम स्टार्ट होगा तब मिल पाएगा या बिल्डर से आपको पैसा दिलवाया जाएगा। बट कई बार ऐसा होता है कि बिल्डर डिले भी करते हैं और उसके बाद में बहुत सारे चार्जेस आपके पास अनाप शनाप ले लेते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि मेंटेनेंस चार्ज पहले ही स्टार्ट कर देते हैं जबकि प्रॉपर्टी आपके हाथ में नहीं आती है। तो ऐसे केसेस में रेरा ने बहुत सपोर्ट किया है, और रेरा हमेशा इस चीजों को ध्यान रखता है कि जो घर का मालिक है उसको इसका बेनिफिट मिले।
और बिल्डर अपनी मनमानी ना कर पाए। दूसरी बात, रेरा के बाद फिर आता है कंज्यूमर कोर्ट। तो जो कंज्यूमर फोरम है वहां पर आप अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। तो रेरा से अगर आप संतुष्ट नहीं है रेरा के फैसले से, तो आप कंज्यूमर फोरम में अपनी शिकायत दर्ज कराइए, वहां पर आपकी सुनवाई होगी, वो आपको जरूर करनी चाहिए। लेकिन मनीष जी, मैं आपको बता दूं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये सब बहुत लंबे मामले होते हैं। प्रॉपर्टी के केस में एक बार अगर प्रॉपर्टी आपके इस तरह से अटक गई तो शायद बहुत लंबा टाइम चला जाता है, और आदमी क्योंकि बहुत बड़ा पैसा, पूरा सब जिंदगी भर की कमाई उसमें लगा चुका होता है। तो कोशिश पहले ये कीजिए कि ऐसा नौबत ही ना आए कि कहीं पर आपकी प्रॉपर्टी अटके। तो पहले डॉक्यूमेंट चेक करना, या जो बात मैंने बताई थी, रेरा में प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो वो जरूर देख लें आप, तभी आप करें। लेकिन उसके बाद अगर हो जाता है तो रेरा एक आपके पास अच्छा ऑप्शन है। वहां पर किसी वकील की जरूरत नहीं है, आप खुद जाके अपना केस फाइल कीजिए, आपकी सुनवाई होगी। बिल्डर की तरफ से भी कोई वहां पर रिप्रेजेंट करेगा, और आप या आपका रिलेटिव कोई भी वहां पर जाके आपका केस रिप्रेजेंट कर सकता है, और उसके बाद में आपके पास कंज्यूमर फोरम का ऑप्शन ऑलवेज खुला होता है। मेरा अगला सवाल जयंत सर से है। बलवंत सर, आज महिला दिवस है। आप बताएं कि अगर कोई महिला होम लोन लेती है तो बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज उसको किस तरह की छूट ऑफर करती है? मैं भी सभी महिला दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दे देता हूँ। देखिए मनीष जी, ऐसा है कि ये दो एस्पेक्ट हो गए। एक तो हो गया महिला के नाम से होम लोन लेना, और दूसरा महिला के नाम से घर खरीदना। तो ये दोनों में बेनिफिट मिलता है, परंतु सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी की कंसेशन के लिए ही उनके नाम से फायदा, मतलब रजिस्ट्रेशन कराने का कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली तो जो व्यक्ति घर के लिए पैसा दे रहा है उसके नाम से ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और उसके नाम से ही लोन लेना चाहिए, जिससे टैक्स बेनिफिट वगैरह बराबर से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद बलवंत जी और पंकज जी, अपना कीमती समय देने के लिए। होम लोन की जब हम बात करते हैं, घर खरीदने की जब हम बात करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, हम सभी लोग जानते हैं ये। और मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे व्यूअर्स को होम लोन से रिलेटेड जो भी उनकी क्वेरीज होंगी उनके बारे में उनको उनका जवाब मिल गया होगा। जागरण डायलॉग्स में हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपने व्यूअर्स को एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने पे मदद कर पाएं, चाहे वो उनके पैसे से रिलेटेड हो, उनकी लाइफ से रिलेटेड हो, या फिर उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड हो। अगले जागरण डायलॉग्स के सेशन में हम फिर एक बार हाजिर होंगे एक नए डिस्कशन के साथ, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।